हमारे स्टेज के ऊपर बैठे ओमवीर जी, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी वो समय आ गया है जिसका सभी को इंतजार है। करतार सिंह कोचर साहब जो महासचिव हैं, संगठन मंत्री हैं, ऑल इंडिया टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, और खेड़ी कला की धरा पर पहुंचे हैं विष्णु गार्डन में। जी हमारे कन्वीनर भी हैं, और पंजाब से आए हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, और जितने तमाम मेरे मथुरा से आए हैं भाई साहब, और दिल्ली से बाकी मेरे मेहमान, आप सब हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब जिन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट। आज ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी दूर दराज से पहुंचे हैं यहाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अगुवाई करते हैं, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर जितने मेरे पत्रकार भाई दूर दराज से पदाधिकारी पहुंचे हैं, और यहाँ व्यापारी बैठे हैं। मीटिंग का जो मेन था कि एक सेमिनार हम करें यहाँ पर, और अपने लोगों को ये समझा पाएँ कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसके ऊपर चलने का कितना फ़ायदा है, उसके ऊपर हम आज बारीक से रोशनी डालेंगे आपके अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अपने थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। जिनके भी कोई क्वेश्चन आंसर होंगे हम उनका भी जवाब देंगे। अगर यहाँ टाइम नहीं मिलेगा मंच पे, तो जब हम आपके बीच में आएंगे तब भी आप 1 to 1 अपनी मन की बात पूछ सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं कि सरकार ने 2004 के अंदर मनमोहन सिंह साहब जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे पे सेवा कर लगाया था 5%, जहाँ से ये जीएसटी का मेन आके इसका बाद में उसका सचूर रूप चेंज होता है। 4% से चलकर ये चलते चलते आज 18% तक, और कुछ चीज़ों के अंदर 12, 5 और 28% तक ये रुका हुआ है। मंच के लोगों ने काफ़ी उदाहरण दिए, जैसे मथुरा के मेरे भाई साहब ने बोला कि मेरा बेटा 5% देता है और कैटरिंग वाले 5% देते हैं, और बाकी के लोगों पर 18% है। तो मैं इसी के ऊपर 2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ कि जो 5% देते हैं उनको, जो हम टैक्स देकर सामान खरीदते हैं उसका उनको रिफंड नहीं होता, और वो 5% उनकी जेब से जाता है। और एक विजय जी ने बोला कि 1 करोड़ के ऊपर अगर 8 कोई ऐसी स्कीम आ जाए, तो सरकार की ये स्कीम ऑलरेडी है 50 लाख के ऊपर 8%। उसके अंदर आपका फिक्स हो जाता है कि आप उस स्कीम के अंदर चले जाएं और अपना 8% दे दें। वो आपकी 8% आपकी कमाई का जाता है। जब आप 18% लेते हैं तो आपकी कमाई का 1 रुपया नहीं जाता, वो क्लाइंट देता है और आप उसको भरते हैं। उसके बाद हम जितना भी सामान खरीद के लाते हैं, हमें उससे फ़ायदा क्या होता है? हम कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, जितना टैक्स देते हैं, जो हम क्लाइंट से टैक्स लेके जमा करते हैं, पहले अपना पैसा काटते हैं, फिर क्लाइंट का पैसा जमा करते हैं। तो कुल मिलाकर हमको उस 18% से फ़ायदा होता है। मैं सरकार के जीएसटी का समर्थन नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करी कि कहना और उसके अंदर फ़र्क कितना है, उसका आपको डिफरेंस बताया। जब आप 1 लाख रुपया लोगों से इकट्ठा करते हो और अपना सामान खरीद के 90,000 रुपया आप सरकार को जब सप्लायर को दे के आते हो, तो पहले अपने 90,000 रुपये काटोगे, 10,000 रुपये जमा करोगे। तो जब आप 8% के कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे, तो आप सामान खरीद के वो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, और आपको 8% भी कटवाना पड़ेगा। तो सरकार की जो स्कीम है, आज की डेट में सरकार इस पोजीशन के अंदर है कि सरकार को टैक्स चाहिए। जो आज की हमारे देश की हालात है, उसके हिसाब से सरकारें चलती हैं, और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है अपना। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट अगर हमें करनी है, तो जितने भी स्टेटें हैं, एक बात ध्यान रखना सारे लोग, जितने भी स्टेटें हैं और स्टेटों के जितने भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सरकार हमसे टैक्स को इसका 12% में लाए या 5% में टैक्स लाए, तो मैं हर स्टेट से बोलता हूँ कि आप जितने भी वित्त मंत्री हैं स्टेटों के, वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। अगर कोई आपकी बात को सुन सकता है
तो हर स्टेट का वित्त मंत्री वो आपकी बात को सुन के वहाँ पर अपनी बात को ले जाके आपकी बात को रख सकता है। अगर आपको चिट्ठी देनी है, हर स्टेट के वित्त मंत्री को आप चिट्ठी दें। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का मेंबर होता है। जब वो जाकर आपकी बात को रखेंगे, 8 अगर वित्त मंत्रियों ने बात रख दी तो आपकी बात को सुना जा सकता है। अब आप काम तो करो सबका, और किसी को आप चिट्ठी दो मत, और ये उम्मीद करो कि ऑल इंडिया करेगी तो ऑल इंडिया आपके साथ मिलकर कर सकती है, ना कि ऑल इंडिया अकेली कर सकती है। हमने तो वित्त मंत्री को बहुत बार मिले हैं, अपनी बातें दी हैं, लेकिन सरकार को टैक्स चाहिए, इसलिए सरकार उसे पीछे नहीं हटती। तो मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुँचे, तो जितने भी मेरे मेंबर हैं वो अपने अपने वित्त मंत्री से जाएं और अपना एक पत्र दें, उसके थ्रू अपनी बात को रखें। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कि सरकार ने जो हमारे को कुछ प्रोफार्मा दिया है जीएसटी का, जिसके ऊपर हमें अपने आप को रखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी नंबर लो, ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप जीएसटी नंबर लेके ही काम कर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर एक साल की 20 लाख रुपए से कम है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। आपको जीएसटी नंबर तभी लेना जब आप 20 लाख से ज़्यादा के अंदर जाएंगे। तो मेरे ख्याल है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज़्यादातर हमारे जिलों के अंदर 20 लाख से कम वाले लोग हैं। तो इसलिए अगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 लाख से कम जो लोग हैं, जो सरकार इनको बोलती है वो करना है, उस चीज़ को आपको करना चाहिए। जैसे बिल बनाने वक्त आपने 20 लाख रुपए का टर्नओवर किया, आपने रिटर्न फाइल करी, उसके अंदर आपको चैन बनानी है कि आपने 20 लाख रुपए इकट्ठे कैसे किए। उसके अंदर जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले से पूछते हैं कि आप हमें इसकी चैन पीछे की दो कि आपने किससे खरीदी थी, किससे प्रॉपर्टी कैसे नाम पर आई और आज आपके नाम पर कैसे कि आप बेच रहे हैं। उसी प्रकार सरकार ये कहती है, अगर आपने 20 लाख रुपए की सेल करी है तो आप ये बताओ किसके घर सामान किस तरह आप लेकर गए थे। आपके 4 किलोमीटर के ऊपर आपने काम किया और आपने अपनी दुकान से सामान को निकाला। अब सरकार कहती है सोर्स ये बताओ कि आप सामान लेकर कैसे गए। अगर तो आप किसी गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं जिसके अंदर मोटर लगी हुई है और मोटर अगर चलती है, उसका ई-वे बिल या चालान बनाना जरूरी है। अगर आप हाथ रिक्शे पे लेके जाते हैं, रेडी के ऊपर लेके जाते हैं जिसके अंदर मोटर नहीं लगी हुई, आप अपने कंधे में उठा के लेके जाते हैं, बैलगाड़ी पे लेके जाते हैं, तो आपको कोई ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर इंजन लगा हुआ है उसी का ई-वे बिल बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। तो आपको जब भी सामान कहीं लेके जाना है तो आप रिक्शे पे लेके जाएं, आप टेम्पो पे लेके जाएं, हाथी पे लेके जाएं, उसका चालान जरूर बनाएं। चालान के अंदर वैल्यू लिखने की जरूरत है, लेकिन आपको नया सामान का लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसकी वैल्यू वो लिखेंगे, अगर आप एक सोफा लेकर आए खरीद के 5,000 रुपये का, तो जब आप सोफा भेज रहे हैं उसकी वैल्यू है 1,000 रुपये। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम सामान जब खरीदते हैं तो हम टैक्स देके बिल नहीं लेते। जब हम बिल नहीं लेते तो आप चालान भी नहीं बना पाते। चालान नहीं बना पाते तो आप, क्योंकि आप जीएसटी के अंदर नहीं है, आप उस सामान का रिफंड नहीं ले पाते। हर कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप आराम से सोचेंगे तो जीएसटी में के अंदर जब आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो 50 फायदे हैं, नुकसान नहीं है। जब तक हमसे टैक्स नहीं हटता तब तक हमको, अगर आप 20 लाख से कम है फिर मत लो नंबर। अगर आप 20 लाख से ऊपर जा रहे हैं और जानबूझ के नीचे ला रहे हैं, तब आपके लिए नुकसानदायक है नंबर ना लेना। क्योंकि हर बार जब हम काम करते हैं तो हम सामान खरीदते हैं, खरीद के टैक्स देते हैं। अगर आप एक साल के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए का सामान आपने लिया तो आपके ऊपर 18% लगा लो, कितने पैसे होंगे? बिल्कुल जी, 1 करोड़ का सामान लिया, 18% आपने खरीदा, कितने पैसे हो गए? 18 लाख रुपए का सीधा नुकसान आपने कर लिया।
और आपने 1 करोड़ का काम किया लोगों का, तब 1 करोड़ आया ना आपके पास। वो 18 लाख रुपए आपने लोगों से लेने थे और दिए आपने खुद जेब से। 18 कमाने थे, 18 आपने नुकसान कर दिए। और अगर आप जाते हो दूसरी स्कीम के अंदर, 18 लाख वो खराब किए, 8 लाख रुपए आपने सरकार को दिए, 26 लाख। तो 2 लाख रुपए महीने का तो आपने नुकसान खुद ही कर लिया अपना। आप जीएसटी नंबर लेके उतने बिल काटो जितनी जरूरत है। अभी बात तो कहने का मतलब है कि आप जीएसटी का नंबर लें, जो आप ये बढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, वो नंबर लें। जिनका काम कम है वो नंबर ना लें। सरकार किसी को मजबूर नहीं कर रही, सिर्फ जीएसटी नंबर ना होना, आप किसी उससे छूट नहीं जाते। आपको ई-वे बिल बनाना भी जरूरी नहीं है। आप 50,000 रुपये से, एक दिल्ली के अंदर 1 लाख रुपए तक जीएसटी नहीं है। 1 लाख रुपए तक, सॉरी, आपको ई-वे बिल नहीं बनाना। 1 लाख रुपए तक आपको ये बिल नहीं बनाना। हरियाणा में शायद 50,000 रुपये है। मैंने अगर आपको बोलूं किताब खोलो, आपके पास एक किताब है ये वाली, टैक्स एनवाइस। अगर वाकई आपको सीखना चाहते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपको सिखा सकते हैं। अगर नहीं सीखना चाहते तो 100 मीटिंग अटेंड कर लो, मेरी कोई फायदा नहीं है।